हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज़ में बाइनोमियल थ्योरम की बात। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इसके एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है अगर हमारे पास में n-1 CR इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 NCR+1 इफ एंड ओनली इफ, राइट। तो इसमें से k हमें बताना है, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, k हमें बताना है तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो के स्क्वायर माइनस 8 जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो n-1 CR अपॉन में NCR+1 ये हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर n/r+1 बाहर ले ले तो ये आ जाएगा n-1 CR। तो n-1 CR ऊपर है और यहाँ पे नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू R+1 अपॉन n। ठीक है, हम यहाँ पे जानते हैं कि जो भी ऊपर वाला नंबर होता है वो बेसिकली नीचे वाले नंबर से बड़ा या बराबर होता है। तो n-1 जो होगा वो r से बड़ा या बराबर होगा, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू R+1। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो n अपॉन R+1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 नहीं होती है तो ये लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, सॉरी ग्रेटर लेस देन 0 रहेगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया आपने। यहाँ पर R+1 अपॉन n है ना। ठीक है, R+1 अपॉन n है तो ये ऐसे डिवाइड होगा, तो R+1 अपॉन n जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा बट ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि r और n दोनों ही पॉजिटिव है यहाँ पर, राइट। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर कि R+1 अपॉन n अगर लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तो ये अगर लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तो ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 8 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, और के निकाले तो क्या आ जाएगा, बिटवीन द रूट्स माइनस सॉरी आउटसाइड द रूट्स आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि के स्क्वायर है ग्रेटर देन तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 2√2 और यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी, राइट। और अब अगर हम यहाँ पर सोल्व करें के स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 1 तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 जो कि आएगा बिटवीन रूट्स -3 से 3 आएगा ना, -3 से 3 आ जाएगा। ठीक है, -3 से 3 आ जाएगा। तो फाइनली हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं यहाँ पर, तो इंटरसेक्शन से हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 से -2√2। ठीक है, -3 से -2√2 यूनियन 2√2 से लेकर 3, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है, राइट। तो देखो 2√2 से लेकर 3 वाला जो है ना, ये वाला भी ऑप्शन है ना। इसके अलावा नेगेटिव में तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर भी, राइट। तो इसको आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है if A denotes the sum of all the coefficient in the expansion of 1 minus 3x plus 10x square to the power n and B denotes the sum of the coefficient in the expansion of 1 plus x square to the power n then। ठीक है, अगर मुझे sum of all the coefficient चाहिए तो मैं यहाँ जितने भी वेरिएबल्स है सबको 1 रख दूंगा, राइट। ठीक है, तो सबको 1 रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे वेरिएबल x और यहाँ पे भी x स्क्वायर है ना, तो इसको 1 रख देता हूँ। ठीक है, तो x को अगर 1 रख दूंगा मैं तो ये आ जाएगा 1 - 3 प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 - 3 प्लस 10 टू दी पावर n है ना। तो फाइनली हमारे पास सोल्व करने पे आ गया 8 टू दी पावर n है ना, 8 टू दी पावर n आ गया। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे भी हम रख देंगे एक्स स्क्वायर को 1 या x को 1 रख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 की पावर n, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n है ना।
और यहाँ पे ये जो है सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट वो a है ना, तो यहाँ पे a आ गया अपने पास में, और ये जो है वो b है। ठीक है, अब हमें a और b में रिलेशन बताना है, तो सीधा सीधा सा है कि b बराबर, अगर b को देखें 2 की पावर n है, अगर 2 की पावर n का कर दे क्यूब तो वो क्या हो जाएगा 8 की पावर n आ जाएगा ना, 8 की पावर n, ये और ये क्या बन जाएगा a बन जाएगा। तो बेसिकली रिलेशन क्या हो गया a बराबर b क्यूब। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यूब। चेक कर लेते हैं एक बार, यस फोर्थ इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सपोज 2 माइनस पी, p2 माइनस एल्फा, एल्फा आर द कोएफिशिएंट ऑफ 4 conjugated टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n, देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस 6 एल्फा प्लस 2p इक्वल्स है ना। ठीक है, ये हमारे पास में है राइट। तो अगर मैं इनको कॉन्जुगेटेड टर्म्स मान रहा हूँ, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड टर्म्स क्या क्या हो जाएगी, जैसे कि NCR हो जाएगी। ठीक है, तो NCR हमारा हो जाएगा 2 माइनस पी। ठीक है, अगला जाएगा NCR प्लस 1, वो हो जाएगा हमारा P। फिर अगला आ जाएगा NCR प्लस 2, वो हमारा हो जाएगा 2 माइनस एल्फा, और फिर आ जाएगा NCR प्लस 3, और वो हो जाएगा एल्फा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इनको जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास में NCR प्लस NCR प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। और यहाँ पे भी अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो NCR प्लस 2 प्लस NCR प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि NCR प्लस NCR प्लस 1 तो हो जाता है N प्लस 1 CR प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर। और इसको भी अगर मैं जोड़ता हूँ तो आ जाएगा N प्लस 1 CR प्लस 3, ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर ही है ना, देखो ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो हम लिख सकते हैं N प्लस 1 CR प्लस 1 बराबर N प्लस 1 CR प्लस 3। सोल्व करें इसको तो आ जाएगा N प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन R प्लस 1 का फैक्टोरियल और N माइनस R, और ये बराबर है, इसको सोल्व करें तो N प्लस 1 का फैक्टोरियल R प्लस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा N माइनस R माइनस 2। ठीक है, ये बेसिकली निकल कर आएगा यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो। अब इसको हमें कैंसिल करना है राइट, इसको सोल्व करने के लिए कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये और ये कट जाएगा यहाँ पर। अब R प्लस 1 से R प्लस 3 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टर R प्लस 3 और R प्लस 2। ठीक है, और सिमिलरली इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा N माइनस R माइनस 1। ठीक है, ये बेसिकली निकल कर आएगा। और जब हम दोनों को बराबर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा N माइनस R इंटू में N माइनस R माइनस 1 बराबर R प्लस 3 और R प्लस 2। अब देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा यहाँ से निकल के, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा N बराबर 2R प्लस 3 है ना, N बराबर आ जाएगा 2R प्लस 3। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो N बराबर आ जाएगा 2R प्लस 3। ठीक है, N बराबर आ जाएगा 2R प्लस 3। ठीक है, अब बेसिकली इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता था, हम ऐसे ना करते हुए डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, अगर हम चाहते तो इसको ऐसे ना करते हुए डायरेक्ट भी कर सकते। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझते हैं ना। ये हो गया हमारा एक लॉन्ग मेथड कि अगर उस टाइम पर हम चल दिए आगे तो ये निकल कर आ गया ना। इसका फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड भी हो सकता है, कैसे हम सोचेंगे इसको, देखिए इसमें दोनों में ये तो सेम ही है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो या तो R प्लस 1 बराबर होगा R प्लस 3 के, पर ऐसा तो होगा नहीं राइट, तो ये तो बेकार बकवास हो गया ना। या फिर इन दोनों का सम बराबर होगा N प्लस 1 के, तो R प्लस 1 प्लस R प्लस 3
बराबर आ जाएगा n+1 के। तो बेसिकली यहाँ से n बराबर आ गया 2r+2 के बराबर, ठीक है, 2r+2 के बराबर। n बराबर आ गया यहाँ पे 2r+2 के बराबर, ठीक है, n बराबर आ गया यहाँ से 2r+2 के बराबर, राइट। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे। सो यहाँ पे r+3 है ना, 2r+3 के बराबर आएगा, राइट। अब n बराबर 2r+3 आ गया। अब हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, n की वैल्यू आ गई 2r+3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से जब हम n बराबर 2r+3 यहाँ पर रखते हैं तो ये आ जाएगा 2r+4 cr+1 बराबर 2। पर हम ये जानते हैं कि ऐसा कोई r नहीं है जिसके लिए ये 2 के बराबर आ जाए, ठीक है। ऐसी कोई यहाँ पर r की वैल्यू बनी ही नहीं है जिसके लिए 2 के बराबर आ जाए। अगर हम इसको सोल्व भी करेंगे तब भी r की कोई वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ से r ही नहीं निकल पाया, और अगर r नहीं निकल पाएगा तो हम यहाँ से p नहीं निकाल पाएंगे, n नहीं निकाल पाएंगे और अल्फा भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी नहीं निकल कर आएगी। सो दैट्स वाई हियर ये जो क्वेश्चन था ये बोनस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बोनस हो जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यस, यस। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इफ फॉर सम m, n such that 6cm plus 2c 6cm plus 1 plus 6cm plus 2 is greater than 8c3 and n minus 1 p3 is such that n minus 1 p3 is to n p4 is equal to 1:8, ठीक है। देन n p m plus 1 plus n plus 1 c m is equal to, ठीक है। यहाँ पे ये n:2 ये है ना, ठीक है। तो n अपॉन में 6cm प्लस वो जो 2 6cm प्लस m लिखा है ना, उसको हमने 2 बार में लिख दिया, 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 1, ठीक है, और प्लस का 6cm प्लस 2। और ये जो वैल्यू है, आई मीन ये जो रिलेशन है ये 8c3 से ग्रेटर है ना, ठीक है। और अगला है n माइनस 1 p3 अपॉन में n p4, ये है 1:8, ठीक है। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए n की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको सोल्व करते हैं। n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3, इसका जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 4, और ये बराबर 1/8 के। तो यहाँ से ये बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा। तो 4/n इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 32। तो n की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी निकल के, वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 32 के बराबर, ठीक है। यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस आर आएगा ना, एन पी आर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर है ना। तो ये आ जाएगा n माइनस आर, तो n माइनस 1 माइनस का 3 करेंगे, n माइनस का 4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी n माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1/n है ना, 1/n आएगा, ठीक है। और 1/n बराबर 1/8 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगी, और ये हो जाएगा अपना 8 अपॉन में। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 6 + 1,
7cm+1 है ना, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 7cm+2 इज ग्रेटर देन 8c3, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूँ इसको तो आ जाएगा 8 अपॉन में 8cm+2, ठीक है, 8cm+2 और ये ग्रेटर देन 8c3 से है ना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 8cm+2 इज ग्रेटर देन 8c3 है ना, ये हमारे पास निकल कर आएगा इसमें 8cm+2 इज ग्रेटर देन 8c3 है ना, ठीक है। सॉरी यहाँ पर n सच डेट लिखा हुआ है ना, m, n सच डेट है ना, ये बेसिकली सेट के लिए है ना, रेशो के लिए नहीं है ना, सेट के लिए है ऐसा कि ये है m, n सच डेट m दिस और n के लिए ये रिलेशन है ना, ऐसे करके है, ठीक है। ये अपॉन में नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये ऐसे ना, ऐसे आएगा 8cm+2 इज ग्रेटर देन 8c3 है ना, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है इससे है ना, तो यहाँ पर m की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। m की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पर कितने जाएगी 2 आ जाएगी, तो m इज 2 आ गया और n हमारा यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया, राइट। n हमारे पास 2 आ गया और n हमारे पास 8 आ गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्टली इसको है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8c3 प्लस का 9c3 है ना, ये आएगा, ठीक है। 8c3 प्लस का 9c2 है ना, ये आएगा, ठीक है। 8c3 प्लस का 9c2, बस हमें इसको कैलकुलेट करना है ना। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 8c3 प्लस 9c2 को, तो हमारे पास में जो आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ से 8p3 है ना, ये p3 है, 8p3 प्लस का 9c2, तो जो आंसर निकल कर आएगा यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 372 के बराबर, ठीक है, 372 के बराबर आएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्टली, फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 5 और प्लस क्या यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 7। सोल्व करने के लिए डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 8 7 6, ठीक है, और यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू में 8 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 36 और प्लस यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे इसको है ना, तो ये आएगा 836 और 336, ठीक है। तो बेसिकली आंसर आ जाएगा 372, क्लियर है ना। तो आंसर आएगा 372, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है ना। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, let m and n be the coefficient of 7th and 13th terms respectively in the expansion of 1/3 x की पावर 1/3 plus 1/2 into x की पावर 2/3 to the power 18 then n upon m to the power 1/3, ठीक है। अब m और n क्या है यहाँ पर, m जो है वो यहाँ पर 17 टर्म का है ना, सॉरी 7th टर्म का कोफिशिएंट है, और n जो है यहाँ पर वो 13 टर्म का कोफिशिएंट है ना, 13 टर्म का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर मैं कोफिशिएंट ही निकालूं ओनली है ना, x से मतलब ही नहीं है, कोफिशिएंट निकालते हैं अपन है ना, तो यहाँ पर 17 टर्म का क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा 18c6, ठीक है, 18c6 1/3
की पावर यहाँ पर आ जाएगा 12 और 1/2 की पावर आ जाएगा 6, ठीक है, 1/2 की पावर 6 आ जाएगा, राइट। और ऐसे हम यहाँ पर 13 टर्म निकाले तो 13 टर्म आ जाएगा 18C12, 1/3 की पावर आ जाएगी 6 और 1/2 की पावर आ जाएगी 12, ठीक है। अगर मुझे देखो n/m निकालना है ना, n/m, तो n/m यहाँ से कितना आ जाएगा 18C12 1/3 की पावर 6 1/2 की पावर 12 अपॉन में 18C6 1/3 की पावर 12 और 1/2 की पावर 6, ठीक है। अब हमें पता है कि NCR और NCn-R तो बराबर होता है, तो ये तो कट गया ना आपका, ये तो कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से देखो 1/3 की पावर 6 बचेगा नीचे ना, और ऊपर ये कैंसिल होगा तो 1/2 की पावर 6 बचेगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 6। और हमें देखो n/m के वो 1/3 चाहिए ना, तो n/m की पावर 1/3 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3/2 की पावर 6 की पावर 1/3, है ना। तो कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो बेसिकली ये निकल कर आ जाएगा 9/4, है ना। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, यस ऑप्शन इज 3 है ना, ठीक है। इसको भी नोट कर सकते हो आप। यस तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 to the power 1/5 प्लस 5 to the power 1/3 to the whole power 15 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि रेशनल टर्म होगी कौन कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी जनरल टर्म TR+1 टर्म, तो आ जाएगा 15CR 2 की पावर 1/5 की पावर 15 माइनस R और 5 की पावर 1/3 की पावर R। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया 15CR 2 की पावर 15 माइनस R/5 और 5 की पावर हो जाएगा R/3। तो R की जो वैल्यू है ना वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, और इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई R क्या होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और यहाँ पर 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। तो R की वैल्यू बेसिकली 3 का मल्टीपल हो जाएगी और 5 का मल्टीपल भी हो जाएगी ना। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, तो वो है 15 का मल्टीपल। हमें बस R की वैल्यू 15 का मल्टीपल सर्च करनी है ना, ठीक है। तो वो क्या क्या हो जाएगी बेसिकली, अगर मैं R की वैल्यू k रख दूं 0 तो 0 आ सकती है, या फिर R की वैल्यू मैं 15 रख दूं तो वो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 15 CR नाराज हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो दो ही वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। तो वो टर्म निकाल लेंगे अपन, जो पहली टर्म आ जाएगी T1 जो कि आ जाएगा 15C0, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर है ना 15 माइनस 0/5 है ना, और 5 की पावर 0, तो बेसिकली आ जाएगा 15C0 2 की पावर 3 है ना, ये आएगा पहली टर्म तो, ठीक है, पहली टर्म तो ये आ जाएगी। और अगर मैं 15 टर्म निकालूँ T15 है ना, और मैं T16 टर्म हो जाएगी 15C15, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 0 और वहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 15/3 जो कि 5 आ जाएगा ना, ठीक है। अब यार इसको भी हम देखो सोल्व करके लिख लेते हैं 15C15 और यहाँ पर जाएगा 5 की पावर 15 5 की पावर 5 है ना, ठीक है। इसको देखें तो 15C0 की वैल्यू 1 आती है और 2 क्या 3 8 आ जाएगी, है ना। इसकी बात करें तो 1 आ जाएगी और 5 की 4 आते हैं 625 और 625 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3125 आएगा ना, 3125 आएगा शायद, ठीक है।
हाँ 3125 आएगा, और 3125 में अगर मैं ऐड करूँगा तो 3133 आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन 3133 आ रहा है? यस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3133 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको भी नोट कर सकते हो, बेसिकली इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि रेशनल टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट। यस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 5 एंड x की पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है। तो अगर जिसमें x की पावर 4 आएगा वो हमारा nc4 आएगा, ठीक है, उसका कोफिशिएंट nc4 आएगा, ठीक है। और जिसमें x की पावर 5 आएगा उसका कोफिशिएंट nc5 आएगा, और जिसका कोफिशिएंट x की पावर 6 आएगा उसका कोफिशिएंट nc6 आएगा, ठीक है। अब ये एपी में है ना, इनके कोफिशिएंट एपी में है, तो उस केस में हम ये लिख सकते हैं कि मिडिल टर्म का डबल बराबर होगा nc4 प्लस nc6 के, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, राइट, ठीक है। मिडिल टर्म का जो सम होगा, आई मीन डबल होगा, वो बराबर होगा जो आपकी दोनों टर्म्स बची फर्स्ट एंड थर्ड, उस टर्म्स के बराबर होगा ना, उनके सम्स के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे बस हमें कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, nc5 से डिवाइड मार दे तो nc4 अपॉन में nc5 आ जाएगा, और प्लस में nc6 अपॉन में nc5 आ जाएगा ना, ठीक है, nc5 आ जाएगा, nc5 आ जाएगा दोनों साइड पे, ठीक है। तो अब इसको हमें कैलकुलेट करना है ना, तो यार हमें पता है ncr और अपॉन में ncr-1, ये कितना होता है, हम अगर इसको सोल्व करें तो आता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r, और ये क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल n-r+1, ये आएगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। इसको भी सोल्व करें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, r से r-1 कैंसिल करोगे तो r बचेगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो n-r+1 बचेगा, तो फाइनली आ जाएगा n-r+1 अपॉन में r, ठीक है। पर फॉर्म होना चाहिए NCR अपॉन में NCR-1, ये इसका जस्ट उल्टा फॉर्म है, NCR ये है और NCR-1 ये है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा उल्टा, है ना, r ऊपर चला जाएगा तो 5 अपॉन में n-4 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अपॉन में n-4 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, पहले वाले कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। और दूसरे वाले में तो यही सेम है ना, ठीक है, तो उसमें तो 6 है हमारा, तो 6 अपॉन में n-5 आ जाएगा, उल्टा लिख दिया, n-5 अपॉन में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका सम 2 के बराबर है, अब तो अब यहाँ से n निकाल लेंगे, है ना, तो n निकल कर जो आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, n अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ तो n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 14 और 7, है ना, भाई क्वाड्रेटिक बनेगी n² माइनस का 21 n प्लस का 98, है ना, तो दो फैक्टर आएंगे n-7 और n-14 बराबर 0, n की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 7 और एक आएगी 14, ठीक है। तो 7 और 14 है ना, तो 7 तो लीस्ट है और 14 मैक्सिमम है, और n की मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो आंसर कितना आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यस आंसर इज 1, है ना, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो।
यस, अगला क्वेश्चन है, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज अल्फा इंटू 2^8 इंटू रूट 3^1/5 देन 25 अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हमें कांस्टेंट टर्म सर्च करना पड़ेगा ना, तो कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसमें एक्स ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें सोल्व करना है जनरल टर्म, और उसमें कोफिशिएंट ऑफ आई मीन एक्स की पावर को 0 बनाना है, राइट, तभी कांस्टेंट बन पाएगा। तो TR+1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 20CR, ठीक है, 3 की पावर यहाँ पर है 3 की पावर 1/5 अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस आर, ठीक है, और 2x अपॉन 5 की पावर 1/3 की पावर r, ठीक है। ये हमारे पास आएगा निकल के, इसको सोल्व करें तो 12CR और ये आ जाएगा 3 की पावर 12 माइनस r/5, और यहाँ से आ जाएगा 2/5 की पावर, है ना, 2 की पावर r और 5 की पावर आ जाएगा r/3, ठीक है। और इनटू में x वाली टर्म को सबको अलग ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा x का r माइनस का 12 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का r, ठीक है। तो ये 0 होना चाहिए। अब एक बार बताओ ये 0 कब होगा, जब 2r माइनस का 12 0 हो जाए, तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 के बराबर, तो बेसिकली उस टर्म हो जाएगी आपकी 7 टर्म, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पर 6 रख देना है r को, तो 12C6, r के लिए 6 रखोगे तो 3 की पावर 6/5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6/3 दैट मीन्स 2 आ जाएगा, राइट। तो ये निकल कर आएगा, ठीक है, ये निकल कर हमारे पास आएगा। अब इसको कंपेयर करना है जो हमारे पास गिवन है ना उसके साथ में ना, तो 12C6 को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इंटू में फैक्टोरियल 6, ठीक है। और यहाँ से 3 की पावर 1/5 को अलग कर लेते हैं, अब इंटू 3 को अलग कर लेते हैं ना, भाई 3 की पावर 1/5 प्लस 1 लिखा हुआ है ना, तो 3 को अलग कर लिया, 3 की पावर 1/5 को अलग कर लिया था, ठीक है। और अपॉन में 25 को भी अलग कर लिया, और बचा जो 2 की पावर 6 है उसको 2 की पावर 8 लिखने के लिए हमने 2 का स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ से फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 6, ठीक है, 3 अलग आ जाएगा, अपॉन में 25 अलग आ जाएगा और 4 अलग आ जाएगा, और ऊपर बचेगा 3 की पावर 1/5 इंटू 2 की पावर 8। अब आप समझ सकते हो कि अब कंपेयर कर पा रहे हैं हम इसको, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी अल्फा है, ये वैल्यू हमारी अल्फा है। तो ये इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो फैक्टोरियल 6 जो है ना इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे 12 के साथ कैंसिल करेंगे, तो फाइनली हमारा 25 अल्फा आ जाएगा, देखो है ना, 25 अल्फा में क्या होगा, 25 तो कैंसिल हो जाएगा, और हमें सोल्व करना है इसको, फैक्टोरियल 12 इंटू में 3 फैक्टोरियल 6 इंटू में 4 को इसको सोल्व करना है हमें, राइट। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ना वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 693 है ना, भाई हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है इसको सोल्व करेंगे तो आंसर यहाँ से आंसर आ जाएगा 693, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है बेटा। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट r इज बिटवीन 0 एंड n if n+1 CR+1 is to NCR is to n-1 CR-1 is equal to 55, 35 is to 21, 55 is to 35 is to 21, then 2n plus 5r is equal to, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा n+1 CR+1 अपॉन में NCR, ये बराबर आ जाएगा 55 अपॉन में 35 के, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको हम लिख सकते हैं n+1 अपॉन में r+1, और ये बचेगा NCR जो कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर है किसके, 55 अपॉन में 35 के। इसी प्रकार से हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा NCR अपॉन में n-1 CR-1, ठीक है। और ये बराबर आ जाएगा 35 अपॉन में 21 के, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n/r और ये बराबर आ जाएगा 35 अपॉन 21 के। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, देखो ध्यान से, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है।
और ये जो है ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3n बराबर 5r, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 7n प्लस का 7 बराबर 11r प्लस का 11। तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा 7r इज इक्वल टू 11r प्लस का 4, ठीक है। ये फाइनली निकल कर आएगा यहाँ से। अब इन दोनों को सोल्व करके हम n और r की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से ना। तो n और r की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। n और r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी n बराबर 10 और r बराबर 6, ठीक है। n बराबर 10 और r बराबर 6 आएगा। अब बस हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है ना इसको। तो 2n मतलब 2 इंटू 10 प्लस का 5r, r का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 20 और यहाँ से आ जाएगा 30। तो डेट में आंसर कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज 3। इसको भी नोट कर सकते हो आप। यस तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन इज 105 देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली सिंपल हो जाता है, क्योंकि अभी जस्ट हम बात करके आए हैं कि कांस्टेंट टर्म जो हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, दोनों सेम है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल दिया, कांस्टेंट टर्म बोल दे, बात एक है ना, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इंडिपेंडेंट ऑफ x सर्च करूँ तो पहले मैं जनरल टर्म लिख लेता हूँ इसकी। तो आ जाएगा 10 CR रूट एल्फा एक्स स्क्वायर, या रूट ए है ना, ठीक है। तो रूट ए लिख लेते हैं इसको, रूट ए एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर और 1/2x क्यूब की पावर आर, ठीक है। और इसको हम सोल्व करें, इंडिपेंडेंट टर्म निकालें यहाँ पर, तो देखो क्या आ जाएगा 10 CR a की पावर 10 माइनस r/2 अलग हो जाएगा और 1/2 की पावर r अलग हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से, x की पावर यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस का 2r और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3r। तो बस इसको जीरो करना है आपको, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब इसको जीरो कर दो। तो 20 माइनस का 5r बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा r बराबर 4, ठीक है। r की वैल्यू 4 आ गई। अब r की वैल्यू 4 आ गई तो डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको, r की वैल्यू 4 को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में x की पावर, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना, x की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब r की वैल्यू 4 रख दें यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा 10c4 a की पावर, यहाँ पर आ जाएगा r की वैल्यू 4 रखेंगे तो 6/2 3 हो जाएगा, ठीक है। a क्यूब इंटू यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 2 की पावर, r की वैल्यू 4 रख देंगे, 2 की पावर 4 आ जाएगा, दैट में 16, ठीक है। और ये बराबर है किसके, 105 के। तो बस अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है a, है ना। तो इसको हम सोल्व करें, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, इंटू में 16 और a क्यूब आ जाएगा और 105 के बराबर है ना, ठीक है। 105 के बराबर है ना यहाँ से। और ठीक है, इसको सोल्व करें यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 10 9 8 और 7 और 6 फैक्टोरियल जो आएगा वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना इसके साथ में, ठीक है। 10 9 8 7 बचेगा और अपॉन में बचेगा फैक्टोरियल 4 जो कि हो जाएगा 4 3 और 2 और 16 बचेगा। और ये a क्यूब बराबर है किसके, 105, जो कि खुद होता है 5 इंटू 21 है ना। 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 7 से 7 चला गया और यहाँ पे 5 से ये गए 2 टाइम्स और 9 से गए 3 टाइम्स, ठीक है। तो 8 3 जा 24, 2 जा 48। अच्छा इसमें और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। 2 से ये गया हमारा 2 और 4 से गया 8 2 टाइम्स है ना, और 2 से 16 गया 4 टाइम्स।
और 3 से 3 भी चला गया तो 1/4 है ना, ए क्यूब हमारे से यहाँ पे आया ए क्यूब आया हमारे पास में 1/4, सॉरी ए क्यूब बाई 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। और ए क्यूब बाई 4 बराबर है, ए क्यूब बराबर 4 के है ना, ए स्क्वायर पूछा है अपने से ना, और ए स्क्वायर अगर हम निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 4⁻3, और मे बी यहाँ पे हमसे पूछा गया है ए क्यूब पूछा है यहाँ पर है ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ए क्यूब पूछा है, ए स्क्वायर पूछा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए क्यूब जो है वो यहाँ पर, अच्छा 2 से 8 आएगा ना, हाँ ए क्यूब हमसे पूछा है तो ए क्यूब 8 आया, सॉरी, और ए यहाँ से 2 आ जाएगा ना, तो ए स्क्वायर पूछा है हमने, राइट, ए स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा, सही है, ठीक है। ए स्क्वायर हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर 8 आएगा क्योंकि हमने 2 से कैंसिल किया था इसको, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं ना, हाँ यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है ना, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 इन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 97 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 96 एंड सो ऑन एक्स की पावर 54 1 प्लस एक्स की पावर 46 इज, है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो एक्स स्क्वायर मेरा मल्टीप्लाई में इसके साथ में, तो कोफिशिएंट बताना है बेसिकली, जब एक्स की पावर 70 का कोफिशिएंट बताना है। देखो एक्स की पावर 70 कब आएगा, ये एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर दे एक्स की पावर 68 के साथ में, तो सिंपली है कि हमारे पास आना चाहिए 98 C 68 पहले वाले से। सिमिलरली अगला एक्स क्यूब है तो 67 चाहिए में, तो 97 C 67 चाहिए अपने को। अगला जाएगा इसी प्रकार से 96, सॉरी यहाँ पर अगला वाला आ जाएगा हमारे पास में 96 C 60, अगला वाला क्या है 4 है ना, तो 64 की जरूरत पड़ेगी इसको ना, 4 है यहाँ पर, तो 66 की जरूरत पड़ेगी, राइट। में 66 और 4 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो समझ गए ना, अगला वाला टर्म लिख सकते हैं क्या यहाँ से, है ना, ठीक है। ये 97 था, है ना, 98 97 96 ऐसे चल रहा है ना, तो यहाँ पे अगला कौन आ जाएगा 95 आ जाएगा, और C 65 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चलेगा 68 67 66 65 ऐसे चलेगा। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो अगला है एक्स 54। अब 54 को 70 बनाना है ना, 54 को 70 बनाने के लिए कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करना है 16 से, है ना। 16 अगर जैसे ऐड करोगे आपका 70 आ जाएगा अगेन, तो 16 चाहिए ना, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वाला। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स 46 C 16, है ना, ये आएगा ना 46 C 16, ठीक है। 46 C 16 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो, ठीक है, 46 C 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 46 C 30। अब ऐसा करने का रीजन क्या है, इसके जस्ट वाला पहले वाला क्या होगा 47 हुआ होगा, तो वो 47 C आ जाएगा 31, ठीक है। क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा 47 आया होगा C, इसमें भी एक बढ़ा दो ना भाई, इसमें एक कम किया, इसमें भी एक कम किया, इसमें एक बढ़ा दिया तो इसमें भी एक बढ़ा दो, 17 आ जाएगा। और 40 C 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा। ऐसे करके हम सबको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 95 C 30 आ रहा है प्लस, ठीक है। इसको भी हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 96 C 30 आ रहा है, और अगला 97 C 30 आ रहा है, और अगला 98 C 30 आ रहा है ना। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखो ऐसा करने से ये फायदा हो गया कि जैसे ही मैंने इसको 46 C 31 दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसा करने से ये हो गया कि हमारी ये जो टर्म है ना ये बदल गई, ये आपकी हो जाएगी 47 यहाँ पे है 46 C 31 और ये 46 C 30, एक सेकेंड, 46 C 30 है यहाँ पर, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है।
तो ऐसा करने से क्या होगा, इसमें एक टर्म बढ़ जाएगी तो आ जाएगा 47C31। अब ऐसा करने से फिर ये टर्म इसके साथ चली जाएगी तो आ जाएगा 48C31। ठीक है, 48C31 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला टर्म चले जाएगा तो अगला फिर वापस ऐसे करके तो चेंज होता रहेगा बेसिकली ना। तो अगला 48 के साथ चला जाएगा। भाई हम जानते हैं NCR और NCR+1। ठीक है, NCR और NCR+1 होता है N+1 CR+1। तो यहाँ पे देख सकते हो NCR और NCR+1 मिलके बना देगा N+1 CR+1। ठीक है, ऐसे अगला वाला चलेगा। तो ये लास्ट टर्म आपको पता है यहाँ पे जस्ट इसके पहले क्या हो जाएगी, 95C31 आ जाएगी। तो ये आपका बना देगा 96C31। फिर ये चली जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी और लास्टली यहाँ पर बन जाएगा आपका 99C31। खत्म। तो 99C31 बचेगा और माइनस का 46C31 बचेगा। तो देखो आप P और Q की वैल्यू निकाल सकते हो कंपेयर करके। तो ये फाइनली पूरा सोल्व हो गया और आगे 99C31 और आपका 46C31 है। तो P और Q दोनों बराबर है ना। ठीक है, P और Q दोनों बराबर है यहाँ पर, है ना। P और Q जो है अगर मैं दोनों को बराबर लेता हूँ तो 62 आ रहा है ना। 62 तो ऑप्शन में नहीं है ना, तो उल्टा कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 99C31 में अगर सब्ट्रैक्ट करके लिखे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आएगा 68, है ना। तो 68 और 31 है क्या इसमें ऑप्शन में, तो 68 और 31 ऐड करेंगे तो ये 90 के लगभग चला जाएगा, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। इसको चेंज कर लेते हैं। तो 46C31 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके लिखूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 15 आएगा और इसको 31 लेते हैं ना। तो 31 और 15 कितना आ जाएगा यहाँ से, 46 आ जाएगा। ठीक है, तो 46 दिख नहीं रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ से आएगा 99C31 और वहाँ से आएगा 46C32। ठीक है, तो P प्लस Q क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 62 हो सकता है ना, 62 हो सकता है एक तो डायरेक्टली, और एक आपका 68। अगर मैंने यहाँ पे इसको 68 लिखा और 31 के साथ ऐड कर दिया तो 99 हो सकता है एक। ठीक है, 99 भी ऑप्शन में है ना। एक मैंने इसको 15 लिखा और इसको 31 लेने दिया, तो एक तो ये पॉसिबल है। अच्छा, एक ये भी तो पॉसिबल है कि इन दोनों को ऐड किया तो कितना जाएगा यहाँ से 13 और 83 आ जाएगा। हाँ, ये रहा पर आंसर, है ना। इसमें से आंसर आ जाएगा 83 आ रहा है ना। देखो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर थोड़ा सा फाइट करनी पड़ेगी लास्ट में, है ना। भाई हमें ये चीज़ पता है ना, NCR और NCN-R बराबर होता है, इसी को यूज करना है लास्ट में ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3 एंड x की पावर -2/5 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूँ, जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो ये लिखेगा TR+1 बराबर 9CR x की पावर 2/3 की पावर 9 - R और 1/2 इंटू x की पावर -2/5 की पावर R। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सोल्व करता हूँ तो 9CR यह आ जाएगा 1/2 की पावर R, यहाँ से आ जाएगा x की पावर, अगर मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 6, है ना। 6 - 2/3R और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2/5R। ठीक है, ये फाइनली हमारे पास निकल कर आएगा, राइट। यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस का 2/3R और वहाँ से आ जाएगा माइनस का 2/5R। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो यार हमें चाहिए x का 2/3। अब 2/3 कब मिलेगा, जब ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा। 6 माइनस, अगर मैं यहाँ पर 5 और 3 एलसीएम ले लूँ 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 प्लस का 6 इंटू R। ठीक है, ये आएगा ना 5 2 10 और 6 है ना, 10 और 6 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस का 16/15R। पहले केस मैंने इसको 2/3 ले लिया, है ना,
और दूसरे केस में मेरे को इसी को 6 माइनस 16/15 r को माइनस का 2/5 लेना है। तो बेसिकली हमारे पास दो वैल्यू यहाँ से बेसिकली r की वैल्यू आ जाएगी। एक तो यहाँ से आएगी r, है ना, तो ये आ जाएगा 16 माइनस का 2/3 बराबर 16/15r। ठीक है, सोल्व करेंगे 18 माइनस का 2 16/3 आ जाएगा, ये गया 3 से गया 5 टाइम्स, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। तो एक r की वैल्यू 5 के लिए तो ये आएगा अपना 2/3 है ना। इसको सोल्व करते हैं तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 6 + 2/5 बराबर 16/15r, 30 + 32/5 बराबर 16/5। ये गया 2 टाइम्स और ये गया 3 टाइम्स, तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो आ रही है r की वैल्यू 5 के लिए और ये वैल्यू आएगी r की वैल्यू 6 के लिए। हमें बेसिकली क्या करना, सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 5 रखेंगे तो आ जाएगा 9c5 1/2⁵। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 9c6 और 1/2⁶। बस इसको ही हमें जोड़ना है ना, इसको ही हमें जोड़ना है। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन आएगा पहला ऑप्शन 21/4 आएगा यहाँ से निकल कर, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। यस, तो अगला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x टू द पावर 2008 1 + x + x² टू द पावर 2007 इज इक्वल टू। ठीक है, इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - x इंटू 1 - x की पावर 2007। ठीक है, अब ऐसा करके क्या होगा कि ये बेसिकली सेम पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 1 - x और ये आ जाएगा 1 - x³ का पावर 2007। ये फायदा होगा यहाँ से, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए x का 2012। अब x का 2012 यहाँ से हमें या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना ना, तो भाई हमें बस दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो x का 2011 आ जाए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2012 बना दे, या फिर डायरेक्टली 2012 आ जाए और इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 के साथ में वो x का 2012 बना दे, राइट। दो ऑप्शन है हमारे पास में ना, इसकी जनरल हम लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो 1 - x है ना, अगर मैं tr+1 लिख रहा हूँ तो वो आ जाएगा डायरेक्टली NCR, तो 2007 CR। ठीक है, 1 की पावर तो वो हो जाएगा और -x³ की पावर आ जाएगा R। ठीक है, -x³ की पावर R हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x 2007 CR x -x की पावर 3R। ठीक है, अब आप समझो कि एक तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक ये x से मल्टीप्लाई होगा। जब x से मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x तो यहाँ पर सिर्फ x का 3R ही रहेगा, पर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -x की पावर 3R+1। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, या तो ये 2012 हो जाए या फिर ये 2012 हो जाए। अगर 3R 2012 हो गया तो क्या ऑप्शन है क्या, R बराबर कितना जाएगा यहाँ से 6 3 18 18 2 7 3 21 और 1 3 3 है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ R की वैल्यू, ठीक है, R की वैल्यू आ रही है 671 है ना, मतलब अगर मैंने 3R को लिख दिया है ना, x के बाद 3R है ना,
x का 2012 है, तो 3r को लिख दिया अगर 2012 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 3 18 और 2 7 3 21। अच्छा यहाँ पे 1 नहीं आएगा ना, वो 12 है ना, 3 नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से तो r की कोई वैल्यू नहीं निकल पा रही ना भाई, बेसिकली हमें r क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, वैसा तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम 3r+1 को बेसिकली 2012 के बराबर करें, है ना, ठीक है, तो यहां से हमारे पास में 3r कितना जाएगा, 2011 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लो एक बार, है ना, तो इसको भी नहीं आ रहा, राइट, इसका भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि, और यूनिट डिजिट देख भी सकते हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो मल्टीपल नहीं है ना 3 का, ठीक है। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है, आई मीन ये जो ऑप्शन है हमारा आर का, ऐसा कोई आर ही नहीं है जिसके लिए ये वैलिड हो जाए, राइट। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन है ना, दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का 2012, तो वो बेसिकली 0 आ जाएगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इसका आंसर 0 रहेगा, इसको भी नोट कर सकते हो। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 11c1/2 + 11c2/3 एंड सो ऑन 11c9/10 इज इक्वल टू n/m with greatest common divisor n, m belongs to equal to 1, देन n + m इज इक्वल टू, यहाँ पर हमसे पूछा है n + m यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो कभी भी अपॉन में नंबर्स आते हैं तो हम इसको इंटीग्रेशन से परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये है 1 + x⁻11, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1 में। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर जब उसको सोल्व करोगे तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा 1 + x⁻12 और अपॉन 12 करके, लिमिट है आपकी 0 से 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1 रखेंगे तो 2⁻12/12 माइनस 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1/12, तो फाइनली मिलेगा 2⁻12 माइनस का 1/12, ठीक है। और एक है इसका एक्सपेंशन करके, ठीक है, और जब आप इसका एक्सपेंशन करते हो तो आपके पास आएगा 11c0, ठीक है, प्लस का 11c1x प्लस का 11c2x² एंड लास्ट वाला आ जाएगा 11c11 x⁻12, है ना, सॉरी x11, ठीक है, ये आ जाएगा, राइट। और अगर आप इनमें हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे मिलेगा 11c0x प्लस का यहाँ पे मिलेगा 11c1 x² 2 प्लस का 11c2 x³ एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 11c11 x⁻12/12, ठीक है, यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट है आपकी 0 से 1, तो इसमें आप जब लिमिट चेक करोगे और लिमिट सोल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 1 रखोगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 11c0 प्लस का 11c1/2 प्लस का 11c2/3 एंड लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 11c9/10 प्लस 11c10/11 और प्लस 11c11/12, और जब 0 रखोगे तो सारी टर्म 0 जाएगी, तो ये मिलेगा अपने को, राइट। और ये बराबर है 2⁻12 माइनस 1/12 के। तो हम क्या करेंगे, 11c0 जिसकी वैल्यू 1 होती है इसको इधर लेकर आ जाएंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि हमसे पूछा है यहाँ तक, और ये जो बाकी की जो दोनों टर्म है 11c10 इसकी वैल्यू होती है 11 के बराबर, और 11c11 इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो बेसिकली ये टर्म इधर आ जाएगी -1, और ये होता है अपना 11 के बराबर, तो ये भी हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1 और 1/12, तो माइनस का 1/12। तो बेसिकली हमारे पास में ये आ जाएगा, और जब हम यहाँ पर n और m निकालेंगे, ध्यान रखना n और m हमें इसको सोल्व करके निकालना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से n और m आ जाएगा हमारे पास में, ये बेसिकली आएगा 2035/6, है ना, 2035/6 आएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2041, है ना, इनको जोड़ना है ना अपने को, 2041 आएगा। तो यस 2041 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो। यस बेटा, अगला क्वेश्चन है, रिमाइंडर व्हेन 64^32 इज डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसी से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर भी सकते हैं ना। शॉर्ट ट्रिक के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 64 देखो आप 9 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आता है,
तो आपको पता है 63 तक कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 रिमाइंडर बचेगा ना, ये आपका रिमाइंडर है। तो अगर इसका 1 है तो इसकी पावर 32 ले लो तब भी 1 ही आएगा, मतलब आई मीन 1 को 32 तक आप मल्टीप्लाई कर दो तब भी 32 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इसको चेक भी कर सकते हैं, आंसर को 1 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन 7 की पावर 1/2 प्लस 11 टू दी पावर 1/6 टू दी होल पावर 824 इज इक्वल टू। अब ऐसा क्वेश्चन अभी हमने देखा भी था, तो डायरेक्ट हम मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना, कि जनरल टर्म निकाल लेंगे TR+1, तो वो आ जाएगा 824 CR, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 7 √7 जो कि चल 7 की पावर 1/2 ले लेते हैं इसको, तो वो आ जाएगा 824 माइनस का R/2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 11 टू दी पावर R/6। तो हमें बेसिकली R क्या चाहिए, 6 का मल्टीपल चाहिए, तो ये भी सोल्व हो जाएगा और ये भी हमारा सोल्व हो जाएगा। तो R की वैल्यू 6 मल्टीपल देख लो आप, है ना। तो क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 6 आ सकता है, 12 आ सकता है, 18 आ सकता है, लास्ट तक कितना आ सकता है ना, 8 to 4 से जस्ट पहले 6 ले लो आप, है ना। तो अगर आप इससे 6 डिवाइड करते हो इसको, तो ये आ जाएगा 1 और 2 आएगा, 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6 3 जा 18 6 3 जा 18 और 4 बचेगा, तो यहाँ पे 7 6 जा 42, तो 137 टर्म्स तक, है ना। तो ये 137 तक आएगा ना, 137 इंटू 6 कर लेना, जो कि लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी, राइट। ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। और आप ध्यान से देखो तो 0 यहाँ पे, ये 6 इंटू 1 से स्टार्ट हुआ 137 तक, और एक साथ 0 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 138 टर्म्स हो जाएगी, जो कि हमारी इंटीग्रल होगी, है ना। तो आंसर आ जाएगा 138, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट एल्फा इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू n CK होल स्क्वायर अपॉन k+1, एंड अगला है बीटा समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू n-1 NCK इंटू NCK+1 अपॉन k+2 इफ 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा देन n इक्वल्स, है ना, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो अल्फा को अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है NCK इंटू में NCK अपॉन में k+1, k बराबर 0 से लेकर n तक है, ठीक है। ये लिखा है NCK इंटू NCK अपॉन में k+1, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये एक n+1 जो है वो तो अपॉन वाला बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, k बराबर 0 से लेकर n तक। अब देखो ध्यान से देखो, n+1 अपॉन k+1 इंटू n के से NCK करेंगे। अब देखो हम जानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जिसमें हम आगे ले आते हैं ना, एक तोड़ के आगे ले आते हैं, तो NCK बचता है। अब अगर वापस इसको लिख देंगे तो ये वापस ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं NCK इंटू में n+1 CK+1, ठीक है, ये लिख देंगे। और अपॉन में k+1 इसके साथ चला ही गया है ना, अब ये बच गया अपने पास, है ना। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं n+1 CK+1, और ये आ जाएगा NCN-K, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास k बराबर 0 से लेकर n तक, ठीक है। यहाँ तक हम कंप्लीट कर सकते हैं इसको आसानी से, है ना भाई। इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड में n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, एंड देन इसके बाद में इसको यहाँ पर सोल्व करके लिख लिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में यहाँ पे आके हम देखेंगे ध्यान से, तो ये कांस्टेंट आ रहा है ना, ये कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई। इसका सम क्या करेंगे, कांस्टेंट आ रहा है n+k और k+1 का, तो कांस्टेंट आ रहा है और ऊपर 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, तो उस केस में हमारा जो आंसर आता है इन दोनों का सम आ जाता है और वो कांस्टेंट टर्म आ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में, है ना, इसका आंसर आ जाएगा 1/n+1, और इन दोनों का सम जो क्या आ जाएगा 2n+1, ठीक है, c, और यहाँ पे आ जाएगा n+1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब सिमिलरली ऐसे ही हम बीटा भी सोल्व कर लेंगे ना। तो बीटा को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे k+2 है ना। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया,
k बराबर 0 से लेकर n-1 तक है, तो यहाँ पे nc को क्यों रखा एज इट इज, इसको हमने क्या किया n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, जो डिवाइड किया वो बाहर ले लिया और जो मल्टीप्लाई किया वो साथ में लिख लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो कंप्लीट टर्म है ना आपकी, ये बन जाएगी हमारी n+1 c k+3 है ना, ये बन जाएगी हमारी n+c1 k+3 है ना। तो k बराबर 0 से लेकर n-1, ये आपका हो गया 1/n+1 और ये आपका रहेगा nc के एज इट इज, और ये आ जाएगा n+1 c k+3, ठीक है, सॉरी k+2 है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी इसको भी हम लिख सकते हैं k बराबर 0 से लेकर n-1, तो ये आ जाएगा n c n- का k और ये आ जाएगा n+1 c k+2। तरीका वही है ना, तरीका वही है। अगर मैं यहाँ पर वापस से सम करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो n+2 आ रहा है और ये दोनों में डिफरेंस भी 1 का है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा बीटा आ जाएगा हमारे पास में 1/n+1 है ना, 2n+1 c, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो n+2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा इस बार n+2, तो अल्फा आ गया और हमारे पास बीटा भी आ गया ना, अल्फा आ गया और हमारे पास बीटा भी आ गया यहाँ पर है ना। अब हमें देखो यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5/6 दे रखा है ना, एक तरह से अगर मैं अल्फा अपॉन बीटा निकालूँ तो अब वो 6/5 दे रखा है ना, तो अल्फा अपॉन बीटा करके यहाँ से हम देखो अल्फा अपॉन बीटा करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो n की वैल्यू हमें बतानी है ना, बस यहाँ से हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को और n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से डिवाइड करने पे 10 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सिंपली इनको डिवाइड करो और यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख दो है ना, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x इंटू 1 - x स्क्वायर इंटू 1 + 3/x + 3/x स्क्वायर प्लस 1/x³ होल पावर 5 x इज नॉट इक्वल टू 0, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x³ -13 इज है ना, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है बेसिकली, राइट। तो इसको सोल्व करने के लिए तरीका क्या रहेगा कि जब हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो ये 1/x का होल क्यूब लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये एलसीएम करें तो ये आ जाएगा 1 + x³ अपॉन में x³ की पावर 15, ठीक है भाई। ये बना हुआ है आपका 1 + 1/x का होल क्यूब है ना, अच्छा पावर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, ये बेसिकली आएगा ना, ये बेसिकली आएगा हमारे पास में। अब इसको देखो सोल्व करते हैं तो यहाँ से ये x जो बाहर आ जाएगा और अब इसको भी देखो ध्यान से, तो 1 + x इंटू 1 - x लिखा हुआ है, तो 1 + x तो ऑलरेडी है, एक 1 + x यहाँ से आ जाएगा तो 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा और 1 - x हो जाएगा और अपॉन में x² 15 रहेगा और यहाँ पे बचेगा 1 + x² 15, ठीक है। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह बन जाएगा 1 + x³ 17। अब मैं 1 - x से भी इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक बार 1 से होगा और एक बार -x से होगा, ठीक है, एक बार 1 से होगा और एक बार -x से होगा, राइट। और अपॉन में x² 15 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक x कट जाएगा तो ये बनेगा 1 + x² 17 अपॉन में x² 15 माइनस 1 + x² 17 और अपॉन में x² 14। हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए x³ एंड x² -13 का कोफिशिएंट का सम, राइट। देखो x³ कहाँ से आएगा, राइट, x³ देखेंगे और फिर x² -13 देखेंगे, ठीक है। x³ आने के लिए यहां से हमारे पास x² 18 आना जरूरी है, पर x² 18 तो कभी आएगा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा x² 17 तक आ सकता है, x² 18 नहीं आएगा। ऐसा इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अगर x² 15 से x² 18 कैंसिल करें क्यूब आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से x³ आ सकता है क्या, तो हमने देखा x³ यहाँ से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, x² 17 पे आ जाएगा। तो x² 17 का जो कोफिशिएंट बनेगा वो 1 बनेगा और माइनस होने की वजह से -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x³ का कोफिशिएंट आ गया -1। अब x² -13 की बात करते हैं। अब x² -13 कब बनेगा, जब ऊपर पावर कम हो नीचे के मेजर में, तो कितना पावर होना चाहिए ऊपर, x² होना चाहिए, तब जाके x² 15
डिवाइड करोगे तो एक्स की पावर माइनस 13 बन जाएगा। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए एक्स की पावर में, है ना। तो एक्स की पावर 1 से कटेगा तो 14, एक्स की पावर 13 बन जाएगा, तो ये भी एक्स की पावर माइनस 13 बना देगा। तो अब दोनों के कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर आएगा आपका 17c2 पे, है ना, 17c2 पे आपका एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 कब आएगा, 17c1 पे ना, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका एक्स की माइनस 13 का कोफिशिएंट हो गया ना, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो 17c1 इज नथिंग बट 17 हो जाएगा, ठीक है। 17c1 नथिंग बट 17 हो जाएगा। और 17c2 को सोल्व करेंगे तो 15 फैक्टोरियल 15 रहेगा नीचे, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। 17 ऊपर रहेगा और नीचे फैक्टोरियल 15 बनेगा, राइट। तो 17 इंटू 16 को भी 2 से डिवाइड करके 8 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आएगा अपने पास में कंप्लीट, है ना। इसका सम में चाहिए, राइट, इसका समय में चाहिए। तो माइनस का 18 हो गया यहाँ से, है ना, माइनस का 18 और 8 इंटू 17 यहाँ सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा ना। या फिर इसको डायरेक्टली सोल्व कर लो, 7 इंटू 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 17 माइनस का 1, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118, है ना, ठीक है, 118 आ जाएगा, राइट। ये 119 होता है और माइनस का 1 करोगे तो 118 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्स प्लस 3 की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 की पावर n माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 की पावर n माइनस 3 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करके हमारे पास एक्स प्लस 2 की पावर n माइनस 1 तक जा रहा है। यहाँ पर बी अल्फा आ रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फैले हुए रायते को समेटना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो समेटने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये जीपी बन रहा है, जीपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट हमें ए है एक्स प्लस 3 की पावर n माइनस 1, और कॉमन रेशो की बात करें तो कॉमन रेशो हमारे पास आ जाएगा आर, डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 3, बस खत्म, ठीक है। ये हमारे पास आएगा यहाँ से, और ये कहाँ से, कितनी टर्म से, एन टर्म से, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है भाई, एक्स प्लस 2 के 0 से लेके n माइनस 1 तक जा रहे हैं, तो एन टर्म्स हो गए ना, एन टर्म्स हो गया। तो बस सिंपली हम लिख देंगे इसको ना, तो a इंटू आर 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 एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, है ना, r माइनस 1 करोगे तो एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 3 माइनस का 1, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 3, है ना, ये सोल्व कर लेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि जो फाइनली हमारे पास आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में, वो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में एक्स प्लस 3 की पावर n माइनस एक्स प्लस 2 की पावर n, है ना, ये आएगा एक्स प्लस 3 की पावर n माइनस एक्स प्लस 2 की पावर n, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली आएगा x प्लस 3 की पावर n माइनस एक्स प्लस 2 की पावर n, हमारे पास में फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पर x की पावर r चाहिए ना, x की पावर r चाहिए, ठीक है। तो x की पावर r बनाना है ना अपने को, x की पावर r बनाना है, राइट, ये तो लिखा है ना, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, x की पावर r चाहिए अपने को, राइट। तो एक्स की पावर r कैसे बन सकता है, यहाँ से एन सी आर ले लो, एक्स की पावर r बन जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब इसको अगर 3 प्लस एक्स की पावर n लिख देता है ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना, ठीक है। तो एन सी आर और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n माइनस आर माइनस, और यहाँ पे बनेगा एन सी आर और 2 की पावर n माइनस आर, ठीक है, ये लिख देना ना, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, है ना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वही आंसर आएगा जो आना है, ठीक है, दोनों केस से वही आंसर आएगा जो आना है, राइट। तो यहाँ पे अब बस इसको ही लिखा हुआ है ना कि भाई ये अल्फा की पावर r है, तो समेशन ऑफ r बराबर 0 से लेकर n, इसका समेशन चाहिए ना, किसका चाहिए, इसका चाहिए ना। तो ये है एन सी आर 3 की पावर n माइनस r, ठीक है, माइनस 2 की पावर n माइनस r, ये हमें चाहिए, राइट, ये हमें यहाँ पर चाहिए होगा, राइट। सॉरी, यहाँ पर है एन सी आर 3 की पावर n माइनस r, और यहाँ पे आ जाएगा एन सी आर 2 की पावर n माइनस r, ठीक है, ये बेसिकली आएगा। और इसको अगर मैं सोल्व करूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ और ओपन करके सोल्व कर लेता हूँ दोनों साइड पे अलग अलग करके, तो ये है मेरे पास में एन सी आर है ना, ठीक है। अब r बराबर 0 रखोगे तो एन सी 0, 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है, एन सी 1 3 की पावर आ जाएगा n माइनस 1, एंड ऐसे चलेगा और लास्ट में आ जाएगा एन सी एन, ठीक है, एन सी एन 3 की और 0 1 हो जाएगा, राइट।
और माइनस यहाँ पे आ जाएगा NC0 2 की पावर n प्लस NC1 2 की पावर n -1 और ये चलेगा अपना लास्ट NCn तक, राइट। अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सपेंशन है आपका 3 + 1 की पावर n तक का और ये है आपका 2 + 1 की पावर n, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सपेंशन 3 + 1 की पावर n का और ये है 2 + 1 की पावर n का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 की पावर n - 2 की पावर n। फाइनली आंसर आएगा 4 की पावर n - 2 की पावर n। और अगर मैं यहाँ पे बीटा और गामा लिखना चाहूँ तो 4 और 2 आ जाएगा ना। अब हमसे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना आ जाएगा 20 आएगा। 20 पूछा था बस अपने से ना, 20 आएगा ना आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 20 और 2 + 1 है ना, अच्छा 2 + 1 3 होता है ना, 3 होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो 25 आ जाएगा ये ना, 25 आंसर आएगा इसका ना, ठीक है। इसको भी नोट कर सकते हो आप। यस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 1/x की पावर 6 इंटू 1 + x² की होल पावर 7 1 - x³ की पावर 8 x नॉट इक्वल टू 0 इज एल्फा देन मोड एल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से जाएगा 1 + x की पावर 6 इंटू में 1 + x² की पावर 7 इंटू में 1 - x³ की पावर 8 और अपॉन में x² 6। अब अगर मुझे x² 30 कोफिशिएंट चाहिए तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ऊपर वाले का x² 36 कोफिशिएंट चाहिए होगा, क्योंकि डिवाइड होने का 6 से 30 कैंसिल होके 30 बना देगा, राइट। तो ये हमें चाहिए इसका कोफिशिएंट 36। अब 36 कोफिशिएंट चाहिए ना हमें इसका, है ना, इसका 36 चाहिए किसी भी करके, राइट। तो इसकी जनरल टर्म लिख दो, सबसे आसान तरीका होता है। जनरल टर्म लिखेंगे तो इसकी जनरल टर्म आ जाएगी 6C R1 ले लेते हैं ना, R1, ठीक है। R1 इसके लिए, R2 इसके लिए, R3 इसके लिए, 6C R1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x² R1, इसका आ जाएगा 7C R2 और वहां पे आएगा x² R2 जो कि जुड़ जाएगा ना R2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस का, है ना, माइनस का ले लेते हैं, है ना, माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 8C R3 आएगा और 1 की पावर तो R3 आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, सॉरी 1 की पावर 8 - R3 आएगा तो 1 हो जाएगा। और दूसरा बचेगा x की पावर, यहाँ पे आ जाएगा पावर में प्लस का R3, है ना, ठीक है, x³ की पावर R3। अच्छा यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी भाई, ये तो R1 है, सही है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, R1 आएगा। x² की पावर R2 आएगा ना, जो कि 2R2 हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 3R3 आएगा ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया R1 + 2R2 + 3R3। अब हमें कैसे भी करके, राइट, हमें कैसे भी करके इनका सम 36 चाहिए, राइट। R1 + 2R2 + 3R3 का सम जो है 36 चाहिए, जिसमें मैं बता दूं कंडीशन क्या है। R1 की जो भी वैल्यू आएगी वो 6 से छोटी आएगी या बराबर आएगी, R2 की जो भी वैल्यू आएगी 7 से छोटी है बराबर आएगी और R3 की जो भी वैल्यू आएगी वो 8 से छोटी है बराबर आएगी, ठीक है। अब अगर मैंने 8 ले लिया, अगर मैंने R3, अब देखो R1 R2 R3 का केस बना लो यहाँ पे ना, अगर मैंने R3 को 8 ले लिया तो 8 से 24 हो जाता है। अब 24 हो गया, अब हमें 36 के लिए कितना बचा, तो 36 के लिए हमें चाहिए 12 और 12 और चाहिए ना। अब 12 कैसे कैसे आ सकता है ना, R2 और R1 में बात करेंगे तो 12 लाने के लिए हमने R1 को अगर 6 ले लिया, R1 को हमने 6 ले लिया तो 6 लेते 12 में 6 चला गया और R2 जो है ना, R2 हमारा क्या हो सकता है 3 हो सकता है फिर, ठीक है भाई। R1 को हमने 6 ले लिया तो R2 हमारे पास कितना हो सकता है 3 हो सकता है, 3 2 6 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर R2 को R1 को लिया 5, अगर R1 को 5 लिया तो 5 और 7 बचेगा, क्या 7 ले सकते हैं क्या, 7 पॉसिबल नहीं है, तो केस पॉसिबल नहीं है, 4 आ जाएगा, मतलब इवन वाले सारे केस पॉसिबल है फिर तो, ना 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए 8 लाने के लिए 4 लाना पड़ेगा फिर तो 8 ऐसे, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर 3 नहीं ले सकते क्योंकि ओड नहीं आएगा ना, यहाँ पे 2 ले सकते हैं। अगर मैं 2 ले लिया तो 12 बनाने के लिए 5 दे देगा आपको, ना।
और अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, 1 ले नहीं सकते, 0 ले सकते हैं, अगर मैंने 0 ले लिया यहाँ पर तो यहाँ पे सारा का सारा 12 इससे आएगा तो 6 ले लेगा और 8 आ जाएगा, ये पॉसिबल है एक तो केस, ठीक है भाई 8 ले लिया R3 को, ये फिक्स कर दिया, तो ये केस पॉसिबल है, राइट, ये केस पॉसिबल है यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब अगर मैंने उल्टा कर दिया ना, R2 को चेंज करना चालू किया, R2 को ले लिया मैंने 1, है ना, R2 को मैंने 1 ले लिया, तो 1 लेने के बाद में कितना जाएगा 2, तो सारा का सारा R1 होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है ना, 10 तो आ ही नहीं सकता। R2 को मैंने 3 ले लिया, तो 6 आ सकता है, 3 ले लिया था ना, तो यही केस पॉसिबल है मेरे लिए ना, 0 2 4 6 के लिए, ठीक है। अब ऐसे मैंने 7 के लिए चालू कर दिया, तो 7 लेंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास में 7 3 21, और 21 को 36 बनाना है ना, तो आपको चाहिए यहाँ पे 15 चाहिए अपने को। 15 के लिए हम क्या क्या जतन करेंगे, यहाँ पर 15 लाना है अपने को, राइट। तो अगर मैंने R1 को यहाँ पर मैक्सिमम ले लिया 6, तो 6 लेने पर 15 यहाँ से 9 आएगा ना, 9 यहाँ से चाहिए, तो 9 आ ही नहीं सकता यहाँ पर, तो इस बार मुझे ओड लेना पड़ेगा सारे के सारे ना, तो ओड लेना पड़ेगा। ओड क्या क्या हो सकता है भैया, 5 आ सकता है, तो 5 आ गया अगर R1, तो यहाँ पे बचेगा 10, और 10 से यहाँ 5 ले लेंगे, ठीक है। अगला, अगर मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, तो 15 लाना है ना अपने को, 15 में 3 चला गया, 12 बचेगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, 5 3 1 ले लिया, तो 1 लेंगे तो 15 14 के लिए 7 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, 0 के लिए पॉसिबल नहीं है ना, 15 नहीं आएगा, ठीक है, इतना है ना। अब ऐसे 6 लेंगे, ऐसे 5 लेंगे, ऐसे 4 लेंगे, ऐसे 2 लेंगे, तो मैं फाइनली जो केसेस बनेंगे ना वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा 6 तक बनेगा, राइट, 6 तक बनेगा, तो मैं वो भी ले लेता हूँ ना, 6 तक बनेगा तो वो भी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर R3 वैल्यू 6 ले लिया ना, R3 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पहले ली थी 8, तो ये आया था, और R3 की वैल्यू मैंने 7 ली, तो ये आया था, और अगर मैंने R3 की वैल्यू 6 ले ली, तो 6 लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 6 लेंगे तो 18 आ जाएगा। अब बचे के लिए 36 के लिए, 36 के लिए आपको 18 यहाँ से चाहिए ना, ठीक है, तो 36 के लिए 18 यहाँ से चाहिए, तो 18 कैसे कैसे आ सकता है। अब आपको पता है इवन लेना पड़ेगा आपको। अगर आपने 6 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, अगर 6 ले लिया तो 18 आने के लिए बचा कितना, 12 के लिए 6 दे देगा। अगर आपने 5 ले लिया, तो 5 से पॉसिबल नहीं है ना, 18 नहीं आ सकता 5 से ना भाई, ये 5 आ जाएगा, तो बचा हुआ जो है 13 यहाँ से आएगा, पर ये इवन होना चाहिए ना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपने 4 ले लिया, तो 4 लेने पे ये बचा हुआ जो है 18 चाहिए ना अपने को, तो 4 और बचा हुआ कितना अपना 12 बचेगा, सॉरी 18 से 14 बचेगा, तो 14 के लिए R2 क्या 7 तक जा सकता है। अब 7 के बाद में अगर हम बात करें, मतलब अगर आपने 2 ले लिया है यहाँ पर, तो ये फिर आपको 9 नहीं दे पाएगा, तो यहाँ पर बस हम यहाँ रुक जाएंगे वाकई ना। अब अगर हमने R3 को ले लिया 5, R3 को अगर हमने 5 ले लिया, तो 5 के केस में कितना जाएगा, R3 अगर 5 ले लिया तो 15 आ जाएगा, और हमें 15 के केस में कितना चाहिए, 36 चाहिए ना। 36 के लिए हमें कितना फाइट करना पड़ेगा, 36 बनाने तो हमें चाहिए 21 चाहिए, राइट। अब 21 यहाँ से कैसे आ सकता है, देखो 6 ले लेंगे ज़्यादा था, और इसको भी ज़्यादा 7 ले लेंगे, तो 7 14 और 16 20 बन सकता है, 21 नहीं आ पाएगा, तो ये सारे केस आ जाएंगे, राइट, सारे केस आ जाएंगे। अब तो बस आपको ध्यान रखना है कि इस वाले केस में तो है ना, इस वाले केस में तो 4 बार 8 है ना, तो 8C8 आएगा, ठीक है ना, जुड़ रहे हैं ना बेसिकली, है ना भाई, आप जोड़ोगे सबको, है ना, सारे केसेस को जोड़ोगे, तो अंदर क्या आ जाएगा 6C, पहला आ जाएगा R1 को 6C6 लिख देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 6C3 प्लस का 6C4 7C है ना, 7C3, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7C3, अगला आ जाएगा 7C4, ठीक है, और अगला जाएगा 6C2, तो यहाँ जाएगा 7C5 प्लस का अगला जाएगा 6C0, आ जाएगा 7C6, और 8 तो फिक्स है ना। अगला आपका हो जाएगा 8C7, ये 3 बार है, तो 3 बार केस जोड़ देना आप, है ना सेम, और ये 8C6 आ जाएगा, 2 बार केस है, तो दोनों केस जोड़ देना। तो ये बस आपको जोड़ना है, बस है ना, यहाँ से आपको जोड़ना रहेगा, और वैल्यू ऐसी मुश्किल नहीं आएगी, 66 की वैल्यू 1 आ जाएगी, जैसे कि है ना, इसमें वैल्यू सोल्व कर लेंगे, इसमें वैल्यू, तो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है, और मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ। तो जो अल्फा आएगा वो माइनस का 678 आएगा, अल्फा जो बनेगा वो बनेगा माइनस का 678 बनेगा, राइट, माइनस का 678 बनेगा, राइट, ठीक है। अच्छा ये माइनस जो है ना, ये -1 की ओर R3 है, क्योंकि R3 से 1 आ रहा है ना, ठीक है, हाँ, तो ये माइनस का 678 बनेगा, और हमें पता है हमें मोड चाहिए ना, तो 678 आ जाएगा इसका आंसर ना, तो 678 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हैं।
यस, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ए हमारा है 1 + 2c2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3c2 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4c2 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे बी भी दे रखा है अपने को, राइट। और हमसे पूछा है 2b अपॉन a²। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन के अंदर कि 21 क्वेश्चन में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर तो ये अपॉन में आ रहा है ना, अपॉन में आता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेंशन की तरह सोच सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सपेंशन बेसिकली आ जाता है इसमें 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे करके, ठीक है। तो इसको एक्सपेंशन की तरह सोचेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर तो इसमें देखो ध्यान से, तो ये कुछ दिख रहा है आपको f(x) अगर मैंने कुछ फंक्शन मान लिया 1 + x अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 + x का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल 1 + x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ऐसे चलेगा, राइट, ठीक है। तो हमारा ये पॉसिबल हो सकता है उस केस में ना, और कुछ पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, यही आएगा ना, ठीक है। और अब मैंने क्या किया इसके अंदर e की पावर 1 + x से 1 + x से डिवाइड कर दिया ना, आई मीन बोल सकते हैं मल्टीप्लाई कर दिया। तो e की पावर 1 + x अपॉन 1 + x आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 बन जाएगा। यहाँ पे 1 + x अपॉन 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 + x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो पॉसिबल हो सकता है फिर, है ना, आराम से पॉसिबल हो सकता है। देखो 3 फैक्टोरियल 2 पावर में आ रहा है ना, ऐसे 3c2 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बस कोफिशिएंट ऑफ x² ढूंढना है अपने को, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x² हमें यहाँ पर सर्च करना रहेगा, वो इसमें और इसमें दोनों में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी एक्सपेंशन होता है ना, e की पावर 1 + x का भी एक्सपेंशन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अपन दोनों में सर्च करेंगे तो यहाँ से x² का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा हमारे पास में e - e + e/2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास आएगा जो कि हमारा a आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा a आ जाएगा, ठीक है बेटा, जो कि हमारा a आ जाएगा, राइट। और अब मैं इसकी बात करूं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये 1 + 1 2c1 लिखा हुआ ना ये, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 2c0 + 2c1 + 2c2 है ना। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा n + 1 CR, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3c1, है ना, 3c1 + 2c2 लिखा है ना, ठीक है। 2c2 की 1 आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये सिंपली ये अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 1 + 2/1 फैक्टोरियल, है ना, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 2² / 1 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी सिमिलरली अच्छा ये देखो 2c0 से लेकर 2c2 तक है ना, और ये 3c0 से लेकर 3c3 तक है। तो 3 का स्क्वायर 2 की पावर n होता है ना, तो ये 2³ लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है ना। तो 1 + 2/1 फैक्टोरियल 2² / 2 फैक्टोरियल 2³ / 3 फैक्टोरियल, और सिंपली ये चलता रहेगा अपना ना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है ना, e की और x का एक्सपेंशन है, तो e का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो b आ गया यहाँ पर और a आ गया। अब तो सिंपली हमें क्या करना है, डिवाइड करना है यहाँ पर, है ना। तो 2b अपॉन a² पूछा है ना, तो a² करोगे तो e² अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 8 आंसर आएगा इसका ना, 8 आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, यस 8 है ना, 8 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और 4 और 2 ऑलरेडी है ना, तो 8 हो जाएगा, और e² से e² कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हमारा आंसर आएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म चाहिए ना। तो कांस्टेंट टर्म के लिए हमें पता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले इन सब के साथ में। कांस्टेंट टर्म कब आता है, जब x² 0 देखते हैं अपन, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो सिंपली हमें क्या करना है, p निकालना है, और p क्या है बेसिकली, p इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो p है हमारी, है ना। तो p हमें यहाँ सोल्व करना है x² 0 करके, ठीक है। तो x² 0 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, और इसके लिए तो आपको डायरेक्टली x² 0 चाहिए, इसके लिए आपको x² -1 चाहिए होगा, और इसके लिए आपको x² -3 चाहिए होगा इस एक्सपेंशन से ना। तो आप सोल्व करोगे तो p निकल कर आ जाएगा, और मैं डायरेक्टली बता देता हूँ p यहाँ पर क्या निकल कर आता है। p की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आने वाली है ना, p की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी यहाँ से निकल के, है ना, ठीक है।
तो P हमें मल्टीप्लाई करना है 108 के साथ में, 54 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो अगला क्वेश्चन है, इफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस आर 135, 30 एंड 10/3। देखो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाती है इसकी, तो सेकंड टर्म हो जाएगी यहाँ पर T2 है ना, तो NC1 x की पावर n-1 और y की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ तो आ जाएगा NC1 थर्ड टर्म की बात करें NC2 x की पावर n-2 और y की पावर 2। और फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा NC3 x की पावर n-3 और y की पावर 3 है ना, ये आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। हम तो यहाँ पर y की पावर 3 है ना, ये हमारे पास बेसिकली निकल कर आ जाएगा, राइट। NC3 और ये सब निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 135, हमें दे रखा है 30 और हमें दे रखा है 10/3 है ना, 10/3 दे रखा है। अब हमें यहाँ से है ना, हमें यहाँ से 3 रिलेशन निकालने बेसिकली है ना, हमें यहाँ से 3 रिलेशन निकालने होंगे, ठीक है। अब 3 रिलेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो यार एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है। ऐसे सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं और ऐसे यहाँ पे थर्ड को 1 से डिवाइड कर देते हैं ना। तो बेसिकली 3 रिलेशन आ जाएगा और 3 रिलेशन से हम n, x और y तीनों निकाल सकते हैं ना, n, x और y तीनों निकाल लेंगे। जैसे कि फर्स्ट से इसको डिवाइड करेंगे तो 135/30 आ जाएगा सामने ना, मतलब आपके पास मिलेगा NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 अपॉन में NC2 x की पावर n-2 और y की पावर 2, तो ये आ जाएगा 135/30, ठीक है। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, ऐसे सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे और ऐसे थर्ड और 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि n और x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की आ जाएगी 1/3 और यहाँ से जो n की वैल्यू निकल कर आएगी वो यहाँ पर 5 आ जाएगी। अब बस हमें क्या करना है, इसमें सोल्व करने रखे है ना, तो n क्यूब कितना हो जाएगा ना, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 125 प्लस का 9 और प्लस का 1/3। अब 6 से मल्टीप्लाई करके जब जोड़ोगे ना तो इसका आंसर भी बड़ा आएगा, 806 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 806 इसका आंसर आएगा, राइट, ठीक है। तो इसको भी नोट कर सकते हो आप। यस, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर r बराबर 0 to n 4r² प्लस 2r प्लस 1 NCR, बीटा है NCR अपॉन r प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है ना। अब यार ये तो सिंपल है, देखो कैसे करना है अपने को, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास में समेशन r बराबर 0 से n, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4r² NCR प्लस का इसी प्रकार से 2r NCR और प्लस का NCR आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें देखना है ना, ठीक है, इसको हमें देखना है, r² NCR है ना, तो r² NCR को अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ या फिर अगर हम सोल्व करना चाहें तो हमें पता है कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, जिसको एक बार सोल्व करके बताता हूँ हमें। अगर मैं r NCR को सोल्व करना चाहता हूँ तो इसमें से मैं n/r बार ले लेता था, तो ये आ जाता था r अपॉन r इंटू n/r और NCR, सॉरी n-1 CR-1, r से r कैंसिल हो जाएगा और n जो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये n-1 CR-1 आ जाता था, r बराबर 1 से लेकर और n तक, ठीक है, r बराबर 1 से लेकर n तक। और ये जो सम है ना ये आपका बन जाता है 2 की पावर n-1, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास में पहले का आ जाएगा, अगर मैं पहला सोल्व करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो पहले का आएगा 4 तो बाहर है ना, n-1 2 की पावर n-1, ठीक है, ये आएगा पहले का n-1 2 की पावर n-1, ठीक है। दूसरे का आएगा, दूसरे में 4 है ना, ठीक है, दूसरे में 2 है यहाँ पर ना, ठीक है, तो ये n-2 आएगा, राइट, यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा 2 n
इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये आएगा ना, ठीक है, 2 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, दूसरे का। अगर मैं दूसरे का सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा निकल के। और इसी प्रकार से तीसरे का जब सोल्व करूंगा इसका, तो समेशन ऑफ एनसीआर तो सब जानते हैं 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें अल्फा दे रखा है, राइट, अल्फा दे रखा है। इसी प्रकार से बीटा जो है हम उसको सोल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन से आता है ना। अगर अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था 1 प्लस एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर, है ना, 0 से 1 में, तो यही निकल कर आता है ना एनसीआर अपॉन r प्लस 1, ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से बीटा निकल कर आ जाएगा, बीटा हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। तो बीटा आ जाएगा हमारे पास में 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और वो आप निकाल भी सकते हो। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x की जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ से ये 2 अल्फा अपॉन बीटा को 140 से 281 के बीच में रखना है और n की वैल्यू निकालनी है बस, है ना। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 140 और 281 तक, है ना। तो जब इसको डिवाइड करोगे आप 2 अल्फा अपॉन बीटा को, तो वो आता है n प्लस 1 का होल क्यूब। अब ऐसा क्यूब देखना है हमने को जो इसके बीच में लाई करता है ना। तो ऐसा क्यूब आ रहा है 125 है, राइट, नहीं 125 नहीं आएगा, 216 आएगा, राइट, 216 आएगा, n बराबर 5 पर आ जाएगा ना, 216। तो n बराबर 5 ही है हमारा आंसर बेटा ना भाई। उस पर क्या हो जाएगा, 216 आ सकता है n बराबर 5 पर, राइट। तो यहाँ से 216 हमारा आंसर आ जाएगा निकल के, राइट, हाँ, n बराबर 5 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द रिमाइंडर व्हेन 428 की पावर 2024 इज डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है कि डायरेक्ट 21 को डिवाइड करो तो 428 से, तो 428 से 21 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 8, है ना, ठीक है, 8 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2024। नया क्वेश्चन हमारा आ गया 8 की पावर 2024, और इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर की पावर 1012, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 और 21 का जब आप यहाँ से रिमाइंडर निकालते हो 1 आ जाता है। हाँ, अब हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि अब 1 के बाद कुछ नहीं है ना। अब 1 को अगर हम 1012 टाइम्स लिख भी देंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आसान है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, शॉर्ट ट्रिक है ना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे आपको 3 बुक्स नज़र आ रही होगी। तो ये जेई मेंस चैप्टर वाइज आपको सोल्ड पेपर मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये कैरियर पॉइंट का ही स्टडी मटेरियल है। आप यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप वहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हो, ठीक है। और एक और हमारे पास में यहाँ पर रैंक बूस्टर रैंक पैकेज करके यहाँ पर आता है, जिससे आप अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 3000 प्लस क्वेश्चंस है इसके अंदर, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को ट्राई करके आप अपनी जेईई मेन में और अच्छी रैंक फिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के लिए मिल जाएंगे, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।